हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी रेगुलेशन 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के नियमों में बड़ा बदलाव। तो यूजीसी रेगुलेशन काफी वक्त से बात चल रही थी कि एक नया रेगुलेशन आने वाला है जिससे कि काफी सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले। एपीआई के बेसिस पर ही कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग होती है और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो उसमें काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और कई जगह पे जो है ना अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी पॉसिबल हो सकता है, जितना भी पॉसिबल हो सकता है, मैं वीडियो में कवर कर देती हूँ क्योंकि ये तो अभी ड्राफ्ट बनकर आया है और लगभग इसी को फाइनल करेंगे। तो ड्राफ्ट में काफी सारी जो चीजें नई लिखी हुई हैं, हर चीज तो नहीं कवर कर सकते, हर पॉइंट नहीं कवर कर सकते, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स है वो देखते हैं। तो अभी आपके सामने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली, डेट एग्जैक्ट 2025 में ये अभी ड्राफ्ट आया है। ड्राफ्ट आने का मतलब होता है कि लगभग लगभग ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि पब्लिकली इनको डिस्क्लोज किया जाता है कि हाँ ये सारे पॉइंट्स रखे जा रहे हैं, और फिर अगर कहीं से कोई ऑब्जेक्शन किसी को करना हो या कुछ रिक्वेस्ट करना हो चेंज का, तो वो फिर एक्सेप्ट करेंगे छोटी मोटी चीजें और उसको ही फाइनल करेंगे। तो ड्राफ्ट इसलिए पब्लिश करना पड़ता है क्योंकि फाइनल एकदम से नहीं ला सकते, नहीं तो पब्लिक कंसेंट भी जरूरी होता है। तो ये ड्राफ्ट ही लगभग फाइनल हो जाएगा और आपको नया रेगुलेशन देखने को मिलेगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसमें अभी 2-3 अलग अलग पीडीएफ आए हैं। एक तो है कि क्वालिफिकेशन के लिए आया हुआ है जो कि यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में टीचर्स की अपॉइंटमेंट प्रमोशन से रिलेटेड है। तो टीचर्स बोलने का मतलब होता है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में टीचर्स का मतलब हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। तो इनके अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन से रिलेटेड बातें हैं। एक और आया हुआ है रेगुलेशन जिसमें कि लीव्स के बारे में बात की हुई है। तो काफी इसमें भी चीजें अच्छी पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं कि लीव्स वगैरह आप काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप पढ़ सकते हैं। मैटरनिटी लीव की बात है, पैटर्निटी लीव की बात है, आप पढ़ाई कर सकते हैं छुट्टी लेके, लंबी छुट्टी लेके। इसके बाद भी कुछ ऐसे इमरजेंसी लीव्स आ जाते हैं तो उनके लिए भी बात की गई है। तो काफी चीजें हैं। तो पहले शुरू करते हैं इससे। इसमें क्या लिखा हुआ है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात अगर करते हैं तो इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है वो समझते हैं। तो एक तो आप देख रहे थे कि अब नेट एसेंशियल नहीं रह गया। जरूरी नहीं है कि आपके पास नेट ही है तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। पहले एक तो ना मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन नेट को रख दिया गया था कि नेट होना ही चाहिए, या फिर स्टेट लेवल का सेट, अगर उस किसी राज्य से वैकेंसी आई है तो उस राज्य का सेट या स्लेट आपने क्वालिफाई किया, या नेशनल लेवल का एग्जाम नेट कहीं से भी क्वालिफाई किया है। तो ये पहले एसेंशियल होता था, इसके बिना आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाते थे। बट अब कई सारे जो है ना लैटरल एंट्रीज दे दिए गए कि ठीक है, नेट इज वन ऑफ देम, नेट है या सेट है, ये तो ठीक है, इससे आप एंट्री पाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। नेट है, सेट है, स्लेट है, इसके अलावा भी और लैटरल एंट्रीज जो है दी गई है, जिसमें कि ये भी शुरू हो चुका है ऑलरेडी और ये ड्राफ्ट में शामिल कर दिया अभी इसको फाइनली फिर से। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जिसमें कि अब नेट नहीं है, पीएचडी नहीं है, हो सकता है आप मास्टर डिग्री होल्डर भी नहीं है, आप ग्रेजुएट ही हैं, लेकिन आपने इंडस्ट्री में काम कर लिया, आपने टीचिंग सेक्टर में काम कर लिया, आपने रिसर्च का कहीं काम कर लिया, किसी भी सेक्टर में आपने अपना प्रैक्टिस कर लिया, या फिर आपने कोई स्टार्टअप किया है और आपका अपना बिजनेस सेटअप किया, तो कहीं से भी आपने एक्सपीरियंस अगर गेन किया है तो उनको भी मौका मिलेगा, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पे उनको हायर किया जाएगा। और जितने भी वैकेंसीज हैं टोटल एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, उसमें 10%, मान लेते कि 50 वैकेंसीज हैं तो 50 का 10% जो है, यानी कि 5 वैकेंसीज जो है ना हमेशा रहेंगी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए। तो जो कैंडिडेट अब क्विट करना चाहते हैं, जैसे भी समझ लेते हैं एमबीए मार्केटिंग करी थी, बहुत मार्केटिंग में काम कर लिया, अब नहीं करना चाहते हैं, वो काम छोड़ना चाहते हैं, आप टीचिंग में एंटर करना चाहते हैं, आपने अच्छा खासा काम कर लिया, एक्सपर्टीज हो गया, तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए हमेशा वैकेंसीज ओपन रहेंगी और इसमें आप काम कर सकेंगे। तो ये एक लैटरल एंट्री आपको मिल रही है। इसके अलावा और भी डिस्कस करेंगे। एक जो बड़ी अच्छी सी चीज हो गई है ना, अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आपने देखा होगा कि ये जो परमानेंट रिक्रूटमेंट कोई भी यूनिवर्सिटी निकालती नहीं है, खास करके अब बात करें ये जो रेगुलेशन एंड ड्राफ्ट की बात होती है तो बेसिकली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही हम बात करते हैं। प्राइवेट तो अपनी मनमानी करते ही हैं, तो उस मनमानी को भी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ी चीज आपको हमेशा देखने को मिलती थी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब भी टीचर्स हायर होते थे
तो उनको कुछ भी पेमेंट करते हैं, जिसको जो मूड आया वो पेमेंट कर देंगे। कोई कहेगा मैं 500 रुपया पर लेक्चर पेमेंट कर दूंगा, फिर पूरे दिन वो प्रोफेसर बैठा हुआ है 500 रुपया लेने के लिए। कोई कहेगा 25,000 रुपीज में पे कर दूंगा, कोई यूनिवर्सिटी कहती है 15,000 देंगे। तो इस पर जो है ना अभी उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट ये लिया हुआ है और बड़ा फायदा होगा सभी कैंडिडेट्स को। 2-3 तरीके से फायदा होगा। पहले समझते हैं कि किया क्या है चेंज। तो इन्होंने ड्राफ्ट में लिखा है यूजीसी ने कि अभी जो है द फिक्स टोटल इमोल्यूमेंट पेड टू सच कॉन्ट्रैक्ट टीचर शुड नॉट बी लेस देन मंथली ग्रॉस सैलरी ऑफ रेगुलर अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी जो मंथली ग्रॉस सैलरी बन रही है 80,000, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी हायर करेंगे तो आपको उतनी ही सैलरी देनी पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट, इससे 2-3 फायदे होंगे। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये हायर क्यों करते हैं? पैसे बचाने के लिए, सीधी सी बात है। पैसा बचाना ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस बार बार कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आप देखेंगे, बहुत वैकेंसी है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर आ रही हैं। फिर से अगले साल आप देखेंगे ढेरों वैकेंसी आ रही। क्यों? क्योंकि मनमानी पैसे देने हैं, काम पूरा करवाना है, मनमानी पैसे देने, जो मूड आया उतना देना है, और उसकी भी वो फीस चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले जब उनको पूरी सैलरी देने का कंडीशन लगा दिया कि आपको पूरी ही सैलरी देनी पड़ेगी, आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखोगे तो 20,000, 5,000, 15,000 ऐसे नहीं चलेगा। आप 80,000, अगर 80,000 बनता है उस स्टेट में, परमानेंट टीचर को एंट्री लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर को 80,000 बनता है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे 80,000 ही देना पड़ेगा। और आप ज्यादा वक्त के लिए भी नहीं रख सकते, 6 मंथ्स के लिए रखेंगे, और वो भी तब जबकि बहुत जरूरी है। तो इससे 2 चीजें हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनको तो अच्छी सैलरी मिलेगी, और दूसरी चीज ये है कि परमानेंट रिक्रूटमेंट फिर आने लग जाएंगे, क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्टिव होता था कॉलेज यूनिवर्सिटीज का कि चलो कॉन्ट्रैक्ट पे ले लो, पैसे बचा लो, पैसे तो बचेंगे नहीं आपके। तो फिर उनको लगेगा ठीक है अब कोई फायदा बेनिफिट मिल नहीं रहा है तो परमानेंट रिक्रूटमेंट्स ही कर ली जाए। तो परमानेंट रिक्रूटमेंट्स ही आएंगे ज्यादा, कॉन्ट्रैक्ट के बहुत कम आएंगे, क्योंकि अब उनको बेनिफिट रहा नहीं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। आपकी क्या राय है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स एक एक करके सिस्टमैटिकली समझेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं जहां आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एक बहुत ही अच्छी चीज जो वापस से आपको देखने को यहां मिल रही है, 3.2 एंड 3.3, ये 28 पेजेस का इन्होंने रेगुलेशन निकाला है क्वालिफिकेशन के लिए, और लीव्स का अलग है। तो इसमें एक पॉइंट बहुत ही अच्छा है कि अगर आपका सब्जेक्ट अलग हो जाता है, कई बार होता है ना कि ग्रेजुएशन आपने किसी और सब्जेक्ट से किया और बाद में आपने स्विच कर लिया, मास्टर डिग्री आपने किसी और सब्जेक्ट से कर लिया और नेट आप किसी और सब्जेक्ट में करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे जिस सब्जेक्ट से आप नेट करेंगे उससे। अगर आपका सभी जगह अलग अलग सब्जेक्ट आपने चूज किया हुआ है, ग्रेजुएशन में अलग, मास्टर डिग्री में अलग और नेट में आपने अलग ही सब्जेक्ट से नेट दे दिया, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे जिस सब्जेक्ट में आपने नेट या सेट क्वालिफाई किया, उस सब्जेक्ट से आप बन पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। और पहले क्या रूल था? पहले ये रूल था और बड़ा ही स्ट्रिक्ट सा रूल था कि सेम सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए, एटलीस्ट सेम सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री और नेट होना चाहिए। जिस विषय से आप नेट या सेट या सिलेक्ट कर रहे हैं वही विषय आपका, वही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते थे पहले। और इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ना पास ही नहीं कर पाते थे नेट एग्जाम, क्योंकि उनको सब्जेक्ट का जो है ना डिफरेंस आ जाता था। तो अब उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी और इसको पॉजिटिव माना है कि अगर उसने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो उसको और उस कैंडिडेट को और भी ज्यादा नॉलेज हो गया, अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग सब्जेक्ट्स का उसको नॉलेज बढ़ चुका है और वो ज्यादा इनपुट के स्टूडेंट्स को पास ऑन कर पाएंगे। और इसको पॉजिटिव मानते हुए इस चीज को अब इंक्लूड कर दिया कि भले आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग रहने थे, नेट भी आपने अलग सब्जेक्ट से कर लिया, फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे उस सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट से आप नेट या सेट करते हैं। सेम यही चीज कर दी पीएचडी के साथ में। अगर आपने 4 साल वाला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम द चोजन डिसिप्लिन और सब्जेक्ट इन पीएचडी, तो आपने जो ग्रेजुएशन किया जिस सब्जेक्ट से या मास्टर डिग्री किया और बाद में आपका सब्जेक्ट आपने बदल दिया पीएचडी में, या सब जगह अलग अलग है, ग्रेजुएशन में भी अलग सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में भी अलग सब्जेक्ट है, और पीएचडी आपका उस समय आपका मूड आया कि नहीं कुछ और सब्जेक्ट से मुझे पीएचडी करनी है, आपका इंटरेस्ट आ गया, तो वैसे कैंडिडेट भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे उस सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट में फाइनली आप पीएचडी करते हैं।
तो वैसे कैंडिडेट जो पहले रह जाते थे, अप्लाई नहीं कर पाते थे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, एलिजिबल नहीं रह जाते थे, वो भी अब एलिजिबल होंगे। और इनफैक्ट उनको जो है प्लस पॉइंट माना जा रहा है कि उनके पास ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा सब्जेक्ट्स का नॉलेज है। तो ये एक बड़ी अच्छी सी चीज इसमें ऐड की गई है। अब इसके बाद देख लेते हैं, वन और मोर क्वालिफिकेशन इन इंडियन लैंग्वेज मीडियम में बी इनकरेज्ड। अभी एपीआई में शायद ये शामिल करेंगे कि आपको ज्यादा भाषाओं का ज्ञान है तो इंडियन लैंग्वेजेस का, तो उनको शायद वो वैल्यू एडिशन मतलब ज्यादा वेटेज देंगे। और अभी ऐसा होता था ना कि जब पीयर रिव्यूड जर्नल ही आप लिखेंगे तभी आपका वो जो एक होता था रिसर्च पब्लिकेशन वाला पॉइंट, तो उसमें सिर्फ एक ही रहता था कि पीयर रिव्यूड जर्नल ही आपने लिखा हुआ या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में ही आपने पब्लिश किया हुआ है अपना पब्लिकेशन, तभी उसके पॉइंट मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। बट अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, आपने बुक के चैप्टर्स भी लिख लिए हैं अगर, और या फिर इंडियन लैंग्वेजेस में आपने बुक्स भी लिख लिए हैं, तो भी आपको जो है उसका मतलब एपीआई में उसको शामिल करेंगे। एपीआई जो पहले होता था ना बड़ा स्ट्रिक्ट सा था, अपना ग्रेजुएशन का इतना, पोस्ट ग्रेजुएशन का इतना, नेट का इतना, एमफिल का इतना, पीयर रिव्यूड का, उसमें और भी चीजें ऐड करेंगे। कहने का मतलब उसमें और भी चीजें जोड़ेंगे जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, काफी कैंडिडेट्स जो है ना उसमें जुड़ पाएंगे। तो अब क्या क्या चीजें देखें जोड़ रहे हैं इसमें, नोबल कंट्रीब्यूशन, मतलब एपीआई को जो ना ब्रॉड कर रहे हैं। एपीआई जो अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता था जिसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती थी, उसमें बड़ा फिक्स था, ऐसे ग्रेजुएशन कितने पॉइंट, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत पुराना चला आ रहा था, एमफिल कर लिया तो इतने, पीएचडी कर लिया तो इतने, जीआरएफ हो गया तो इतना, पीयर रिव्यूड जर्नल हो गया तो इतना। बट अभी उसमें चेंज करेंगे, अभी उसमें और चीजें इंक्लूड करेंगे जिससे कि और जो मल्टी टैलेंटेड कैंडिडेट है वो सामने आ पाए। तो अभी क्या क्या जोड़ेंगे देखें। आपका आपने बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया है कहीं पे, है ना, होता है कुछ टीचर्स को प्राइज वगैरह मिला रहता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो स्टूडेंट से बड़ा अच्छा कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो उसके लिए रिसर्च और टीचिंग, लैब डेवलपमेंट, आपने कुछ लैब डेवलपमेंट से रिलेटेड काम किया है, कंसल्टेंसी, स्पॉन्सर्ड रिसर्च, कहीं से होता है ना आपने कुछ ऐसा रिसर्च किया जिसको स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, या कंसल्टेंसी में काम किया आपने, या फिर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, कुछ नया आप खोजते हैं या फिर साथ में मिलके कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं, नया कुछ मतलब पता लगाते हैं, तो वो सब प्रूफ आपके पास है। टीचिंग कंट्रीब्यूशन इन इंडियन लैंग्वेजेस, मान लेते हैं कि उर्दू में है, बंगाली में है, मराठी में, तो इंडियन लैंग्वेजेस में आप अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको भी पॉइंट्स मिलेंगे आपसे। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड आपने कुछ रिसर्च वर्क किया हुआ है या पढ़ाया है। स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में भी आपने हेल्प किया हुआ है। अरे बहुत सारे तो ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट इंटर्नशिप बहुत अच्छा से बहुत सारे करवा के देते हैं स्टूडेंट्स को, और बहुत अच्छे से करवा के देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो टीचर्स होते हैं उनके पास तो लगभग सारे स्टूडेंट आ जाते हैं इंटर्नशिप के लिए कि कौन सा टूल यूज करना है, उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बट अभी आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि मैंने इतने सारे स्टूडेंट की मेंटरशिप की है या सुपरविजन किया है मैंने इतना। इसी तरह इकोनॉमिक्स के, मैथ्स के, या बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि आप स्टूडेंट को गाइड करते हैं डेटा कलेक्शन में या कुछ, तो भी आप गाइड करते हैं, तो उसकी डेटा आप रख सकते हैं और उसको भी आप बाद में दिखाएंगे तो उसके भी पॉइंट मिलेंगे आपको। कई सारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर होते हैं और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन करते हैं MOOC के लिए, तो उनको भी पॉइंट्स मिलेंगे। आप कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस, अभी आप कम्युनिटी के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, समाज सेवा टाइप की चीजें कह सकते हैं, तो वो आप कर रहे हैं तो उसकी भी आप प्रूफ एविडेंस रख सकते हैं, उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। स्टार्टअप किया आपने, कोई बिजनेस स्टैब्लिश किया अपने दम पे, खुद पे आपने किया और उसका आप प्रूफ रख सकते हैं, तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना अब इंक्लूड करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को जो है ना बहुत सारा फायदा मिलने वाला है, या कैंडिडेट्स एनकरेज होंगे कि चलो ये सारे काम भी हम करेंगे तो इसकी तो वेटेज हमें मिलेगी, तो इन अ वे एनकरेज होंगे कि हाँ इंडियन लैंग्वेजेस में मैं पढ़ाता हूँ चलो, या मैं कुछ डिजिटल कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, तो मोटिवेट भी कर रहे हैं कैंडिडेट्स को कि ये सारी चीजें करो, आपको पॉइंट्स मिलेंगे इनके, और पहले नहीं मिलते थे। जिन्होंने पहले स्टूडेंट इंटर्नशिप, तो मुझे लगता है लगभग हर टीचर करता है, ऐसा कोई टीचर नहीं जो प्रोजेक्ट सुपरविजन ना करे, तो इसका बेनिफिट पहले नहीं मिलता था, अब मिला करेगा आपको। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं एक्सप्लेन अच्छे से लंबे वक्त में थोड़ा ज्यादा वक्त लेके।
तो अब ये वन एंड ओनली वन पीयर रिव्यूड जर्नल नहीं रह गया, जिसके पीछे लोग भागते थे कि पीयर रिव्यूड जर्नल लिखो, जल्दी जल्दी पीयर रिव्यूड जर्नल लिखो, और वो समझ में आ रहा नहीं है लेकिन कुछ भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और वो बार बार रिजेक्ट होता था। तो इसके पीछे जो है ना अब लोग नहीं भागेंगे, और भी चीजें जो है ना डेवलप करेंगे अपने अंदर, जो बहुत सारे स्किल्स हैं उनको डेवलप करेंगे कि ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं। इससे जो है ना क्वालिटी निखरेगी टीचर की, और वही पास ऑन होगा स्टूडेंट्स में। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच ये अपनाने वाले हैं। इसके अलावा अभी हाँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। अभी इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ड्रामा, योगा, म्यूजिक, आर्ट, परफॉर्म, ये सारे जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या बता रहे हैं कि अगर आपके पास में अंडर ग्रेजुएट आपने किया हुआ है 75% या अबव मार्क्स के साथ में, या फिर अगर यहाँ 75% नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है 55% या अबव मार्क्स के साथ में, और पीएचडी डिग्री है, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। पहले तो मैंने आपको एक लैटरल एंट्री बताई कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस आप बन सकते हैं, जिसमें नेट की जरूरत नहीं, पीएचडी की जरूरत नहीं, सेट की जरूरत नहीं, स्लेट की जरूरत नहीं, और हो सकता है मास्टर डिग्री की भी जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी सैलरी भी अच्छी रहती है, 1 लाख से ज्यादा रहती है। तो पीएचडी के साथ भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आपने यूजीसी या सीएसआईआर नेट या फिर आईसीएआर से भी अगर आपने किया है ना, पहले ये आईसीएआर होता था क्या, नहीं होता था, सेट या स्लेट भी किया है, नेट किया, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, आईसीएआर, सेट, स्लेट कुछ भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए वैसा ही छोड़ा है, टेक्निकल सब्जेक्ट में कभी भी नेट को कंपलसरी नहीं करते, पीएचडी को कंपलसरी नहीं करते एंट्री लेवल पर। तो एमई एमटेक भी है 55% या अबव मार्क्स के साथ, तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में, तो बस काफी है इतना। अब इसमें और भी योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर, ड्रामा एटसेट्रा, इसमें और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि अगर 5 साल का आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है कि आपने कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट स्टेट या नेशनल लेवल पर, या फिर आपने सीखा है या सिखाया 5 साल, तो फिर आपको जरूरत नहीं है, फिर नेट की भी या पीएचडी की भी। तो विदाउट नेट, तो इसमें और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। ये जो म्यूजिक वाले कैंडिडेट हैं, योगा, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, इंडियन आर्ट फॉर्म्स, कल्चर, ड्रामा, इसको और जो ना ब्रॉड कर रहे हैं इसका एंट्री जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कि चलो नहीं है नेट, नहीं है पीएचडी, नहीं है स्लेट सेट, तो भी आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अगर 5 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है आपके अपने फील्ड में। तो विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑल्सो यू मे बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दीज सब्जेक्ट। तो इन सब्जेक्ट्स में और भी जो है ना ओपन कर दिया, उनको और भी छूट दे दी गई है। तो ये सारी काफी सारी चीजें हैं इसमें। अभी लेवल 10 से लेके लेवल 11 पर जाने के लिए, लेवल 10 से लेके प्रमोशन की बात करें, लेवल 11 पे जाने के लिए पीएचडी की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा काफी सारी और भी चीजें लिखी हुई है, देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट है जो आप देखेंगे 5.2 में इन्होंने बताया कि एकेडमिक लेवल 10 पर एंट्री होती है, जिसमें कि 57,700 की बेसिक पे मिलती है, प्लस काफी सारे आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। तो सैलरी 80,000 90,000 मेट्रो सिटी में हो जाती है। तो लेवल 10 से लेवल 11 पर जो प्रमोशन है उसके लिए पीएचडी जरूरी नहीं रहेगा। तो पीएचडी के अलावा अगर पीएचडी है तो ठीक है, एमफिल है तो भी ठीक है, आपको प्रमोशन मिलता है। लेकिन पीएचडी नहीं भी कर पाए हैं तो 21 डेज का कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये आपने कोई भी किया हुआ ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन एटलीस्ट 4 एरियाज आउट ऑफ द 9 गिवन एट 3.8। तो ऊपर जो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताया ना कि बहुत सारा, उसमें से कुछ भी 4 आपने किया है तो भी आपको जो है ना, और एक रिसर्च पब्लिकेशन या फिर बुक का चैप्टर भी लिखा है, तो या फिर कोई पेटेंट आपके नाम पे करवाए तो भी आपको विदाउट पीएचडी जो है प्रमोशन मिलेगी, लेवल 10 से लेके लेवल 11। फिर लेवल 11 से लेके लेवल 12 पे जाने के लिए पीएचडी मैंडेटरी रहेगा। तो एक जो है ना लेवल 10 टू लेवल 11 तक का जो प्रमोशन है उसमें पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी। एंट्री लेवल पर नेट इज नॉट मैंडेटरी, पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी।
तो ये हो गया। अब इसमें काफी चीजें मैंने कवर कर दी। एक और है जो इसमें छुट्टियों के बारे में बताई है, बात की गई है। तो छुट्टियों में बहुत सारी छुट्टियां इन्होंने दी है अलग अलग किस्म की, जिससे कि काफी बेनिफिट होगा। तो जनरल कंडीशन, अब इसमें ड्यूटी लीव आपको मिलता है 30 डेज के लिए, जिसमें कि आप कुछ अगर अटेंड कर रहे हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह, तो ये सब वो तो नॉर्मल है। स्टडी लीव आपको दे रहे हैं, अगर आपको स्टडी लीव चाहिए तो आपको स्टडी लीव देंगे। मतलब बीच में होता है ना, बीच में आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर आप अभी पीएचडी करना चाहते हैं, फुल टाइम कोर्स करना चाहते हैं, सो यू वांट टू टेक अ ब्रेक, तो ऐसे केस में आपको लीव देंगे। The study leave shall be granted to only an entry level appointee as assistant professor, assistant librarian, assistant। तो एंट्री लेवल पर के जो असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे उनको स्टडी लीव मिलेगी। जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है उनको, इंडिया में पढ़ना है या अब्रॉड जाना है तो आपको स्टडी लीव मिलने वाली है। अब इसकी सैलरी पेमेंट क्या करेंगे वो देखते हैं। 3 इयर्स तक का आपको लीव मिलेगा पढ़ने के लिए बीच में। तो ये हो गया कि आपको 3 इयर्स तक की स्टडी लीव आपको दे रहे हैं। ये लीव एक अच्छी है। अब इसमें वो पेमेंट का क्या रहेगा, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगी कि पेमेंट वगैरह। एक सबैटिकल लीव है, पर जो भी लीव्स की बात की है परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए है। अब इसमें कैजुअल लीव तो ठीक नॉर्मल स्पेशल कैजुअल लीव है, ठीक है, वो भी नॉर्मल रहता है। अर्न लीव होता ही है, अर्न लीव होता है जो कि, और इसमें कुछ ऐसे खास लीव्स भी दिए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। तो अभी को ऐसा होता है कि मेडिकल इमरजेंसीज हो गई, आपके सारे लीव्स खत्म हो गए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके सारे एग्जाम लीव्स तो खत्म हो गए, मेडिकल इमरजेंसी हो गई या कुछ ऐसा ही हो गया, फिर से आपको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, आपने ऑलरेडी लीव लिया था, या फेलोशिप वगैरह कुछ ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट है वगैरह, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी देंगे। हालांकि लीव आपके पास नहीं है, फिर भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव देने वाले हैं उसके लिए भी। इसके बाद लीव नॉट ड्यू वगैरह, मैटरनिटी लीव आपको दे रहे हैं, मैटरनिटी लीव देंगे, और उसके बाद फिर चाइल्ड केयर लीव आपको देंगे। तो 2 लीव्स आपको मिलते हैं। मैटरनिटी लीव आपको 180 डेज 6 मंथ्स का मिल रहा है। इसके बाद फिर 2 साल की आपको जो ये सब पेड लीव रहता है। चाइल्ड केयर लीव दे रहे हैं तो मतलब 2 इयर्स के लिए दे रहे हैं। 2 इयर्स आपको पेड लीव मिलती है अपने चाइल्ड, जो छोटे बच्चे हैं उनको केयर करने के लिए। Granted for more than 40 in the case where the child more than, एक सेकेंड, तो पूरी सर्विस में आप मैक्सिमम 2 इयर्स का ले सकेंगे चाइल्ड केयर लीव। पैटर्निटी लीव की भी बात करें, 15 डेज जो है ना पैटर्निटी लीव भी देंगे। तो इस तरीके से लीव्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना देती हूँ। आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।